वन शॉट ढूंढ रहे हो, शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर कवर हो जाए ये ढूंढ रहे हो, एक ही वन शॉट के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएं और वो भी कम टाइम के अंदर, तो बिल्कुल सही जगह पर हो आप। तो फिर देर किस बात की यार, शुरू करते हैं ना वन स्टॉप सोल्यूशन को। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I am your biology educator. My name is Dr. Arushitali. दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ। तो बेटा मैं आपको इस वन शॉट में वन स्टॉप सोल्यूशन देने वाली हूँ, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही होने वाला है। मैम हम इसमें सब कुछ पढ़ेंगे, हाँ जी सब कुछ पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस के जवाब है हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैम आपको पढ़ाने वाली हैं, साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने वाली हैं, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। बस शिद्दत से मैम के साथ इस वन शॉट को एंड तक पढ़ेंगे विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भरेंगे अपने अंदर फुल ऑन एनर्जी एंड शुरुआत करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। तो चलिए भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को शुरू करते हैं। इसमें हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अब आता है भाई सबसे पहला सवाल कि मैम हेल्थ क्या होता है। मैम हेल्थ मतलब हेल्दी दिखना होता है क्या? नहीं बेटा, हेल्थ का मतलब सिर्फ फिट एंड फाइन दिखना ही नहीं होता। हेल्थ इज ऑल अबाउट ऑल पर्सपेक्टिव्स। फिजिकली भी सही दिखो, इमोशनली भी सही महसूस करो, मेंटली भी सही फील करो, सोशली भी सही फील करो। तो बेटा जब आप हर चीज में आपका वेलबींग होता है तब हम उसे कहते हैं आप कंप्लीटली हेल्दी हैं। मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग योर ब्रेन, योर इमोशंस, योर हार्ट, योर बॉडी, एवरीथिंग। तो इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल वेलबींग। बेटा जब आप हर तरीके से फिट एंड फाइन होते हैं दैट इज हेल्दी। इन सारे टर्म्स को लिखेंगे तो डेफिनेटली द डेफिनेशन इज करेक्ट। अब सवाल आता है मैम हेल्थ तो ठीक है, बट अब अगर हम स्पेसिफिक बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो मैम उस केस में हम क्या डेफिनेशन बोलेंगे? तो बेटा जब आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होते हैं, मैम अब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना मतलब जो भी चीजें बेटा आपकी बॉडी में रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में जुड़ी हुई हैं, जैसे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, एवरीथिंग, योर सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, जितनी भी चीजें आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिवली जुड़ी हुई हैं, अगर वो सही तरीके से काम कर रही हैं तो बेटा हम उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इन ऑल टर्म्स। है तो ये भी एक तरीके से हेल्थ, पर अगर हम स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करने लगते हैं दैट मेक्स इट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो बेटा इसी पर सीधा हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बोर्ड्स में पूछा जा चुका है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स ओनली टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। इस बात पे कमेंट कीजिए। तो भाई क्या सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं रिप्रोडक्टिवली? तो बेटा इसका मतलब है कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ टोटल वेलबींग होना चाहिए, फिजिकल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजियोलॉजिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये होता है ऑर्गन से जुड़ा है, बट पूरे बॉडी का सब कुछ बेटा इन्वॉल्व होता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, क्योंकि वो भी आपके उस एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। वहां भी बेटा एक हेल्थ शब्द आ रहा है, वो स्पेसिफिक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बट हेल्थ शब्द भी है। इसलिए बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हेल्थ की डेफिनेशन भी मेंशन करनी है। चलिए बात करते हैं बेटा, इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैम प्रॉब्लम्स क्या होने लगी? तो भाई प्रॉब्लम्स क्या चल रही थी कि ओवर पॉपुलेशन। अब तुम्हें पता ही है दर बदर भाई हर जगह पॉपुलेशन बूम हुए जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग बच्चे बच्चा पैदा कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और इंडिया तो इस चीज में एकदम टॉप क्लास, टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रहा है। पर लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत लोगों को बेटा, जैसे आप लोग तो समझ रहे होंगे कि मैम हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग तो एजुकेशन ले रहे हैं, तो बेटा आपको चीजें पता हैं, पर बहुत लोग ऐसे हैं बेटा जिनको एजुकेशन लेने का भी मौका नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली वहां पर लैक ऑफ अवेयरनेस रहती है। फिर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो बेटा ड्यूरिंग हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स जब एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को कोई इंफेक्शन फैल जाता है तो बेटा उसके चांस भी बढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है बेटा लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट। फिर बेटा पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें बेटा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में लोग अपनी हेल्थ का ध्यान भी नहीं रख पाते, और यही सारी प्रॉब्लम है। अब सवाल उठता है कि मैम इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है? तो आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक पेज है जहां पे प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज दे रखा है हेडिंग, उसमें ये प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। उसके बाद उनके सल्यूशंस के अंदर उन्होंने बताया है कि भाई इंडिया में, क्योंकि इंडिया ऑफ कोर्स उनमें से पहली कंट्रीज में टॉप नॉच परफॉर्मेंस देते हुए एकदम टॉप क्लास पे पहुंचकर बता रही थी कि भाई देखो मेरी पॉपुलेशन तो है एक नंबर, अब तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो भाई इंडिया की पॉपुलेशन देखते हुए तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज बेटा जहां पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया।
अब यहां पे याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज है जो डेट है, ठीक है। ईयर याद रखेंगे 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। पर फिर बेटा क्या हुआ, इस प्रोग्राम को ही काफी सालों बाद एक अच्छे ब्रॉड पर्सपेक्टिव, मतलब इस प्रोग्राम में और सुधार किए गए और बड़े लेवल पे इसको लॉन्च किया गया और ज्यादा अवेयरनेस फैलाई गई। फिर बेटा कुछ साल बाद बेटर प्रोग्राम वर लॉन्च्ड जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको बेटा हम शॉर्ट में RCH भी कहते हैं, विद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है। कि भाई ज्यादा बड़ी सोच, ज्यादा चीजों के साथ इसको फिर बेहतरीन तरीके से इसी प्रोग्राम को दूसरे नाम से लॉन्च किया गया, ठीक है। अब मैम इस रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का एम क्या है, क्या करना चाहता है ये प्रोग्राम? तो बेटा ये प्रोग्राम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है, लोगों को जागरूक करना चाहता है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाना। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अपनी हेल्थ को ओवरऑल ध्यान कैसे दिया जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे स्पेसिफिकली, क्योंकि वही प्रोग्राम है वो, ठीक है। तो क्या क्या भाई, अगर आपको मैं बोलूं कि भाई आज तुम्हें एक फिल्म है उसका प्रमोशन करना है, तो जैसे हम फिल्म का नाम लेते हैं हमारे मन में आती है मूवी, ट्रेलर, यूट्यूब, इंस्टा, रील्स, एडवर्टाइजमेंट, टीवी। तो सेम यहां पे, तो जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ बेटा तो इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में अवेयरनेस फैलाई, ठीक है। ऑडियो विजुअल मतलब एफएम्स के अंदर, टीवीज के अंदर, हर जगह इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। आप लोग अभी भी टीवी पे देखते होंगे जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट बेस्ड एड आते हैं, जिसमें बोला था जनहित में जारी, है ना, एंड में बोला जाता है कि गवर्नमेंट बेस्ड एड है, गवर्नमेंट ये सुविधाएं दे रही है। ऐसे ही बेटा इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाई गई। फिर बेटा सेक्स एजुकेशन, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत लोग नहीं बात करते हैं, उसको भी बेटा इंप्लीमेंट किया गया कि स्कूल्स में वो पढ़ाई जाए। फिर बेटा सेक्स क्राइम्स जैसे रेप्स, ठीक है, सेक्स क्राइम्स जैसे रेप्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए लोगों को पता होना चाहिए, गुड टच बैड टच, जो लोगों को पता भी नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं पता होता है व्हाट इज अ गुड टच और अ बैड टच, उसके बारे में बताना। फिर बेटा इक्वल राइट्स टू मेल एंड फीमेल्स, उनको पता चले कि उनके राइट क्या हैं, एक नागरिक होने के कारण क्या 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 उनके पास फायदे हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, बेटा हर फीमेल को पीरियड्स आते हैं, बट पीरियड्स के टाइम पर क्या हाइजीन मेंटेन करना है अपना, वो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। क्योंकि बेटा अभी भी इंडिया की बहुत सारी जगहें हैं जहां पर लोगों को ये भी नहीं पता कि व्हाट इज अ सैनिटरी नैपकिन, व्हाट इज स्टे फ्री विस्पर, नहीं जानते लोग वहां। अगर आपने देखा होगा अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी पैडमैन, बेटा वो इसलिए आई थी ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। अब आप लोग बोलेंगे मैम हम तो शहर में रहते हैं हमें तो पता है, बट बेटा बहुत लोगों को नहीं पता, और इन्हीं जरियों से, इन्हीं माध्यमों से, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट, टीवी से हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। फिर अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जैसे पिल्स, कॉन्डम्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी कि कैसे हम एक प्रिवेंट कर सकते हैं इन चीजों को बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फिर आता है बेटा बेटर पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब बेटा जब एक फीमेल एक बच्चा पैदा कर देती हैं, तो बच्चा पैदा करने के बाद भी बेटा फीमेल की बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस होते हैं। आप में अगर आपके घर में कोई भी आपकी भाभी, दीदी, कोई भी मम्मी कभी कोई प्रेग्नेंट हुआ होगा, उसके बाद बेटा उनकी तब भी एक केयर करनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद भी उनकी बॉडी गो थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, तो बेटा उसके बारे में केयर। फिर इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, बेटा आपने देखा होगा जब भी बच्चा बड़ा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको इंजेक्शन का निशान होगा सब बहुत लोगों के यहाँ पर, क्योंकि अब तो आजकल उन इंजेक्शन के निशान नहीं होते हैं, बट हमेशा बेटा इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इस चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। फिर बेटा ये देख सकते हैं आप गली गली में जो है बच्चों को आपने देखा होगा पोलियो की बूंदे पिलाना, ऐसे पोस्टर्स बनाना, ठीक है, आप ये देख रहे हो जिसमें फोटो बनी हुई है, छोटा बच्चा, मदर की केयर, इंजेक्शन, फ्रूट्स, मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो बेटा इन्हीं पोस्टर्स के माध्यम से ऐसे फैलाया गया। और ये पोस्टर्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बेटा एक बार बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पर एक पोस्टर ड्रॉ कीजिए। तो बेटा पोस्टर कैसे हो सकते हैं, आप इधर से उनके लिए आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं बेटा, इस प्रोग्राम के अंदर ही और चीजें आ रही थी, दैट इज इस प्रोग्राम के अंदर बेटा काफी रिसर्च भी की गई। तो इंडिया के अंदर बेटा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो बेटा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में लोकेटेड है।
इधर बेटा इस इंस्टीट्यूट के अंदर एक दवाई बनाई गई, एक दवाई डिस्कवर की गई जो बेटा एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी, ठीक है, जिसका नाम था सहेली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए बनाई गई गोली थी। ये एक तरीके की पिल थी बेटा जो फीमेल्स खा सकती थी फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, फॉर कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, ये नॉन स्टेरॉइडल मतलब बेटा स्टेरॉइड्स क्या होती हैं, स्टेरॉइड्स और नॉन स्टेरॉइडल इस फॉर्म ऑफ दवाइयां। स्टेरॉइड्स आप बस इतना समझ लो कि वो दवाइयां होती हैं स्टेरॉइड्स जो बॉडी के लिए थोड़ी हार्मफुल होती हैं, वो किसी भी चीज का एक्शन बहुत फास्ट कर देती हैं। मान लो भाई मेरा फीवर एक दिन में ठीक होने वाला था, मतलब 4 दिन में ठीक होने वाला था, पर वो एक ही दिन में ठीक हो गया, क्योंकि स्टेरॉइड्स दवाइयां बेटा आपकी बॉडी के जो चीजें होती हैं उसको फास्ट कर देती हैं। ठीक है, तो नॉन स्टेरॉइडल जो होती हैं अपने समय से काम करती हैं बट हार्मफुल नहीं होती हैं ज्यादा, इस वजह से नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इन्होंने बनाई थी। फिर बेटा रिसर्च जो है काफी प्रमोट की गई इन द फील्ड ऑफ एमनियोसेंटेसिस। मैम एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, बिल्कुल ये शब्द आया, मुझे पता है तुम्हारे मन में एकदम उत्साह जागा होगा कि मैम ये वर्ड आ गया, वर्ड आ गया, बिल्कुल आया है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बेटा, बेसिकली एक फीमेल बेटा जब प्रेग्नेंट होती है तो वो 2 चीजें पता कर सकती है अपने बच्चे के बारे में इस टेस्ट से। जैसे एक ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, वैसे एक बेटा एमनियोसेंटेसिस भी एक तरीके का टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस टेस्ट से 2 चीजें पता लगाई जा सकती हैं। क्या क्या मैम? पहली दैट सेक्स डिटर्मिनेशन, आप बच्चे का जेंडर कि जो पेट में जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है वो पता लगा जा सकता है। दूसरा कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी या डिफॉर्मिटी, ठीक है, मान लो बच्चे को बेटा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम जैसी कोई बीमारी है, वो भी बेटा इस दौरान में पता की जा सकती है इस टेस्ट से। अब इन 2 चीजों को याद रखें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब ये टेस्ट बेटा 14th से 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही किया जाता है। कौन से वीक में? 14th से 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। अब मैम ये किया कैसे जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहां ध्यान देंगे तो बेटा ये रहा जो बच्चा है वो ऐसे उल्टा होता है फीमेल के पेट में, इन्वर्टेड। अब इस बच्चे के चारों ओर बेटा आप ये नीले रंग की एक थैली देख रहे होंगे। ये जो नीले रंग की आपको दिख रही है दिस इज अ एमनियोटिक सैक। ठीक है, ये बेटा क्या है? एमनियोटिक सैक है यूट्रस के अंदर। ये यूट्रस है, उसमें बच्चा है और बच्चा एक थैली के अंदर है जो आप नीले रंग की देख रहे हो। सो बेसिकली बेटा इस थैली में भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और इस एमनियोटिक फ्लूइड में बेटा होते हैं बच्चे के बहुत सारे सेल्स, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली बच्चे की बॉडी से कुछ सेल्स जो है शेड भी हो रहे होंगे। तो और सेल में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा जब हम एक सिरिंज लेके यहां से एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं बेटा, तब हमें उस फ्लूइड के जरिए कुछ सेल्स आते हैं और उन सेल्स से हम पता लगा सकते हैं द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड एनी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी इन द चाइल्ड। ठीक है, तो ये बेटा प्रोसीजर होता है। तो हम देख सकते हैं सिरिंज इज इंसर्टेड इन द मदर्स एमनियोटिक कैविटी एंड एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड द फीटस इज कलेक्टेड। तो बेटा ये थी पूरी नीले रंग की एमनियोटिक कैविटी, इसमें भरा हुआ था नीले रंग का एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बेटा सिरिंज से कलेक्ट किया गया। पर मैम ऑफ कोर्स यहां पर भी लोगों ने इसका कुछ फायदा उठाया होगा ऑफ कोर्स। अब उन्होंने क्या किया, लोग क्या करते थे, बच्चों का जेंडर पता करवाते थे इस टेस्ट के जरिए कि भाई एमनियोसेंटेसिस से पता लगा लेते हैं कि यूट्रस के अंदर बच्चा लड़का है कि लड़की है। और जैसे ही लोगों को पता चलता था लड़की है तो लोग बेटा लड़की का भ्रूण हत्याकांड कर देते थे, फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, मार दिया जाता था उन बच्चों को। इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन की फीमेल फीटिसाइड का रेट बढ़ गया था, इस वजह से बेटा एमनियोसेंटेसिस में सेक्स डिटर्मिनेशन कराना बैन हो गया है इंडिया में। ठीक है, आप जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट करवा सकते हैं बट आप सेक्स ऑफ द चाइल्ड को डिटरमाइन नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ द रीजन फीमेल फीटिसाइड। इस पर बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आप मान लीजिए ये टॉपिक आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा आपके सामने बोर्ड 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि एमनियोसेंटेसिस इज काफी यूजफुल प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट टेक्निक बट ड्यू टू सम रीजंस देयर इज अ सैचुरेटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप समझाओगे एमनियोसेंटेसिस होता क्या है, वो क्यों बैन हुआ है, बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड। तो उसमें बेटा आप मेरा बनाया हुआ भी डॉट लिख के आ सकते हैं एकदम ऐसे,
आपकी इच्छा है तो बेटा आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ थ्योरी फॉर्मेट में है, बट मैं प्रेफर करूंगी आप फ्लो चार्ट और पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, चलिए अब आता है यार कोई भी प्रोग्राम, जैसे कोई मूवी है, कोई मूवी सक्सेसफुल कब होती है? जब बेटा उसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट किया जाए, उसके बारे में सब कुछ अवेयरनेस क्रिएट हो। तो यार किसी भी प्रोग्राम का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल कब होता है? जब बेटर तरीके से वो प्रोग्राम डिजाइन किया गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसका डिजाइन। फिर एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी। अब यार हर जगह बोल तो दिया एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, डॉक्टर से कंसल्ट, बट अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। पता चला तुमने दुनिया में तो ऐसे गुणगान गा दिए कि डॉक्टर नर्स से आप जाके कंसल्ट करो, पर होने भी तो चाहिए उतने डॉक्टर नर्स अवेलेबल। मटेरियल की अवेलेबिलिटी, भाई मान लीजिए आप लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन समझा रहे हैं कि आप लोगों को एसटीडी नहीं होगी, आप लोग कॉन्डम्स का यूजेज की, पर मान लो कॉन्डम्स की अवेलेबिलिटी हर जगह पे है ही नहीं। तो यार ये चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी प्रोग्राम के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए, कि भाई प्रॉपर उसका एक प्लान और डिजाइन होना चाहिए प्रोग्राम का, प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए डॉक्टर्स की, एवरीथिंग, और मटेरियल की। ठीक है, चलिए तो बेटा ये तो हो गया आपका आरसीएच प्रोग्राम के बारे में। अगर आरसीएच में आएगा तो आप वो सारे पॉइंटर्स कवर कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एमनियोसेंटेसिस था। अब हम मूव करते हैं बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये आपकी एनसीईआरटी की नेक्स्ट हेडिंग है। अब ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई दर बदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? भाई मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी एक ही स्पीशीज के लोग रह रहे हैं, मतलब इस मान लो ये एक सिटी है दिल्ली, दिल्ली में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज अ ह्यूमन पॉपुलेशन। कितने डॉग्स रह रहे हैं, वो डॉग की पॉपुलेशन। कितनी गायें रह रही हैं, वो गाय की पॉपुलेशन। तो बेटा एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी सेम स्पीशीज के लोग रह रहे हैं, दैट इज अ पॉपुलेशन। फिर बेटा पॉपुलेशन की स्टडी को हम कहते हैं डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब कुछ डेटा है बेटा जो आपको याद रखना भी चाहिए, बिकॉज ये पूछा भी जाता है, और हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए बोर्ड्स में या नीट के अंदर कि यार सीधा सीधा डेटा बताओ, तो आपको बेटा ये टेबल याद होनी चाहिए। टेबल में बताया गया कि भाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी और इंडिया की 350 मिलियन। 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 6 बिलियन और इंडिया की थी 1 बिलियन। 2000 की पॉपुलेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। 2011 की पॉपुलेशन वर्ल्ड की थी 7 बिलियन, इंडिया की थी 1.2 बिलियन। क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आती है बेटा सीधा 2025 की देख लो, क्योंकि अभी हम करंट पॉपुलेशन का हमें आइडिया होना चाहिए। 8.23 बिलियन वर्ल्ड की और इंडिया की 1.46 बिलियन। ठीक है, बाकी बीच की आप भले स्किप भी कर दो, बट आपको एटलीस्ट जिन 4 पे मैंने टिक किया है वो आपको पता होनी, जिसमें स्पेसिफिकली 2011 इन दोनों की तो हाँ। फिर बेटा हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन को हम कैसे काउंट करते हैं। तो बेटा जब आप पॉपुलेशन की गिनती होती है वर्ल्ड में, उसे हम कहते हैं सेंसस, कि कितनी पॉपुलेशन बची है। पर पॉपुलेशन के काउंट में यार बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है कि कितने नए लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तभी आपने सुना होगा अगर बैंक वगैरह में भी आपको किसी की प्रॉपर्टी हड़पनी होती है तो हम जरूर देखते हैं कि यार वो इंसान मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट है कि नहीं है। कोई पैदा हो गया, उसके नाम प्रॉपर्टी करनी है तो बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं है। इसलिए बेटा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट काफी जरूरी होते हैं, बिकॉज वो पॉपुलेशन काउंट इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन काउंट बेटा कुछ चीजों से जो है इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्ट होती है, दैट इज मोर्टालिटी रेट, नेटालिटी रेट, माइग्रेशन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैम ये क्या क्या होता है, इनका मतलब मैं समझा देती हूँ। तो भाई अगर हम बात करें मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी रेट मतलब बेटा कितने लोग डेथ हो रही है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कौन कौन मर रहा है। तो भाई हर 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं, दैट इज मोर्टालिटी रेट। अब ऑफ कोर्स अगर ज्यादा लोग मरेंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। मोर्टालिटी रेट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन कम होगी। नेटालिटी रेट मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं ना, अरे कितना क्यूट बच्चा बना रखा है। ठीक है, तो बेटा ऐसे चुंगे मुंगू बच्चू जो पैदा होते हैं, तो भाई कितने बच्चे दुनिया में पैदा हो रहे हैं इज दी नेटालिटी रेट। अब ऑफ कोर्स ज्यादा लोग पैदा होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर आता है बेटा माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब भाई मान लीजिए ये कोई जगह है, मान लीजिए ये है कनाडा। तो भाई कनाडा में कितने लोग रहने गए और कनाडा को कितने लोग छोड़ के चले गए। रहने आए इज इमिग्रेशन, छोड़ के चले गए इज इमिग्रेशन। ई फॉर इमिग्रेशन एंड ई फॉर एग्जिट।
एग्जिट माने किसी जगह को छोड़ के किसी और जगह चले जाना, ठीक है। इमी मतलब आ रहे हैं। अब बेटा और आते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट। बेटा इनका मतलब है कितने बच्चे और कितनी मदर्स की डेथ हो रही है, ठीक है। कितने हजार मतलब अपॉन 1000 इंडिविजुअल, कितने हजार लोगों में कितने बच्चों की और कितनी माओ की जो है बेटा डेथ हो रही है। इन चीजों से बेटा पॉपुलेशन काउंट में हेल्प होती है। चलिए अब बात करते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर डेटा है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। और यार एनसीईआरटी क्या काफी पुरानी है, उसमें बहुत सारा डेटा है जो अपडेट नहीं किया जाता है, कुछ डेटा है जो बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है। तो हम उस डेटा को एक बार पढ़ लेते हैं, बिकॉज नीट, सीयूईटी जैसे पेपर्स और बोर्ड्स में भी कई बार एमसीक्यूज के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी की डॉट लाइन है बेटा कि इन द ईयर 2000 हम ऐसा कह रहे हैं कि अराउंड 1% जो लोग हैं बढ़ रहे थे, मतलब 17 इंडिविजुअल बढ़ रहे थे हर 1000 पे, ठीक है। मतलब हर 1000 की पॉपुलेशन पे 17 लोगों की बढ़ोतरी हो रही थी। बट यही चीज बेटा वॉज अराउंड 2%, मतलब 2% से कम थी। मतलब 20 इंडिविजुअल बढ़ने लगे हर 1000 इंडिविजुअल पे इन द ईयर 2011। मतलब पहले तो सिर्फ 1% लोग बढ़ रहे थे, मतलब हर 1000 पे 17 लोग नए आ रहे थे, पर अब 2011 पे हर 1000 पे 20 लोग नए आने लग गए, ठीक है। तो दिस वाज अ पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक पर्टिकुलर डेटा दे रखा है। अब आता है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, इतनी पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें। हम तो हर चीज में गवर्नमेंट पे ब्लेम कर देते हैं, हमारा काम ही है वो तो, है ना। तो भाई गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो भाई गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया लोगों को कि छोटा परिवार सुखी परिवार, कोशिश करो तुम कम बच्चे करो, तभी तुम उनकी देखरेख कर पाओगे। मान लो भाई एक फैमिली की इनकम है इतनी, बच्चे कर लिए इतने, तो कैसे पालोगे पोसोगे उन बच्चों को, ठीक है। फिर बेटा पॉवर्टी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो उन्होंने बोला स्मॉलर फैमिलीज करो, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करो। फिर उन्होंने बेटा स्लोगन्स दिए, जैसे क्या स्लोगन तुमने टीवी में देखा भी होगा, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, वन चाइल्ड नॉर्म, है ना। ऐसे कुछ आपने स्लोगन्स देखे होंगे। ये बेटा एडवर्टाइजमेंट्स में पोस्टर बनने लगे, अवेयरनेस फैलाई गई कि बेटा लोग इससे ज्यादा बच्चे मत करो। फिर बेटा अर्बन कपल्स में भी बताया गया कि फॉलो वन चाइल्ड नॉर्म। आजकल आप देखते होंगे बहुत लोग जो होते हैं उनके एक एक बच्चा ही होता है अर्बन सिटीज में, क्योंकि वो एक ही बच्चा होगी, इतनी महंगी पढ़ाई, इतना सब कुछ महंगाई हो चुकी है बेटा कि इतने बच्चे हर कोई अफोर्ड कर भी नहीं सकता है। तो इसलिए कम बच्चा पैदा करें, उन्हीं को अच्छे से आप नरिश करें, उनकी ध्यान रखें, उनको ही अच्छे से एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बड़ा करें, दैट व्हाट मैटर्स। फिर बेटा गवर्नमेंट ने कुछ एज निकाली लोगों की शादी की, कि भाई जो फीमेल्स हैं वो 18 साल की उम्र में शादी कर सकती हैं और मेल्स 21 साल की उम्र में। और गवर्नमेंट ने लोगों को थोड़ा लालच देने के लिए ये भी बोला कि अगर आपका परिवार छोटा होगा तो आपको इंसेंटिव, मतलब कुछ पैसे दिए जाएंगे कि भाई तुमने गवर्नमेंट की बात सुनी तो तुम लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। फिर बेटा यहां हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। तो भाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी 2000 में, ठीक है, 7.2 बिलियन थी 2011 में, ठीक है। मैं बोल रही हूं ना डेटा याद होना चाहिए बेटा। फिर है कि मैरिज की एज बेटा फीमेल्स में 21 और मेल्स में 18 होती है। तो बेटा ये इनकरेक्ट है, उल्टा दे रखा है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन में बेटा लेस देन 2% इंक्रीज आया था, हर 1000 पे 20 लोग बढ़ रहे थे, सही स्टेटमेंट है। आर पॉपुलेशन हैज क्रॉस 1.2 बिलियन बाय May 2011, यस सही स्टेटमेंट है, विच मीन्स एक लौती गलत स्टेटमेंट बी दे रखी है। फिर आ जाइए बेटा, नेशनल लेवल अप्रोच बिल्ड अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी वॉज टेकन अप इन आर कंट्री इन। मतलब भाई गवर्नमेंट को कब लगा कि मुझे इस देश की बढ़ती पॉपुलेशन के लिए कुछ प्रोग्राम निकालना चाहिए, तो बेटा पहला फैमिली हेल्थ केयर प्रोग्राम वॉज केम देयर इन 1951, ठीक है। चलिए मैंने आपको बोला था थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं बेटा बर्थ कंट्रोल मेथड्स पे, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इसमें कहां से आते हैं मैं वो भी आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। तो भाई बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होते हैं, मान लीजिए कोई कपल है, उनकी शादी अभी हुई एंड दे डोंट वांट बच्चा, वो नहीं चाहते कि कोई बच्चा उनको हो, वो आने वाले 3 साल 5 साल 7 साल बच्चा नहीं करना चाहते हैं, उनकी मर्जी,
ठीक है। तो अब वो उस ड्यूरेशन में वो गैप कैसे दें, कैसे प्रोटेक्ट करें कि वो बच्चा ना हो, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी भी होती है, कई बार रेप्स के केसेस में भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या करा जाए उन केसेस में, व्हाट आर दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उन्हीं को बेटा हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो बेटा हमारे यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स के। अब ये बेटा बोर्ड्स में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे आप कहते हो ना, एक आइडियल लड़की का फीचर क्या है कि एक लड़की सुंदर, सुशील और पढ़ाकू होनी चाहिए, मान लो, है ना। लड़का टॉल, डार्क एंड हैंडसम होना चाहिए, मान लो भाई, आइडियल लोग कुछ आइडियल स्टेटमेंट्स बना रखी हैं। वैसे ही बेटा कुछ आइडियल स्टेटमेंट्स हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है तो इसके लिए बेटा ट्रिक है फील्स। फील्स ट्रिक मीन से एफ मीन बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कोई भी यूजर उसे यूज कर रहा है वो उसे इजीली यूज कर पाए। ई फॉर इजीली अवेलेबल होना चाहिए हर जगह, मतलब हर फार्मेसी के शॉप पे नियर बाय मिलना चाहिए। ई भाई मिल तो रहा है पर इफेक्टिव भी तो होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। एल फॉर लीस्ट साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए बेटा, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस चीज के कम साइड इफेक्ट्स होंगे लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे। एस नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर, कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब लोगों की सेक्सुअल डिजायर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बेटा फील्स जो है आपका कोड रहेगा। इसी तरह आप याद कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो इन पॉइंटर्स को ध्यान रखेंगे। अब हम मूव करते हैं बेटा, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हमने डिवाइड किया है इनटू रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। बेसिकली देयर इज टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड। मान लीजिए भाई कोई इंसान चाहता है कि यार मेरे को 3 साल बाद एक बच्चा करना है, फिर मैं 2 साल बच्चा नहीं करूंगी, फिर मैं 2 साल बाद और बच्चा करूंगी, तो मैं उनको बच्चों के बीच में गैप देना है, पर वो ये भी नहीं चाहते कि वो उस टाइम प्रेग्नेंट हो जाए। भाई बहुत कपल्स की भाई अलग अलग चीजें हैं, भाई एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एम। मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो बेटा टेम्पररी मेथड्स का यूज कर सकते हैं। फिर बेटा परमानेंट मेथड कुछ होते हैं, जब समवन वांट्स अ परमानेंट सोल्यूशन, कि यार अब वी डोंट वांट मच मोर किड्स, हमें ज्यादा बच्चे अब नहीं चाहिए, वी आर डन अब, तो फिर बेटा वो परमानेंट मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो टेम्पररी मेथड्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके बाद आप बच्चा कर सकते हैं, इनके बाद बेटा इरिवर्सिबल ही होते हैं। नेक्स्ट टेम्पररी मेथड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। अब मैं आपको बताती हूँ नेचुरल मेथड मतलब जिसमें कोई भी डिवाइस यूज नहीं होता, जो नेचुरली दोनों ह्यूमंस मेल और फीमेल मिलकर खुद से कर सकते हैं। बैरियर मेथड मतलब बेटा जहां पे कोई बैरियर आ जाता है सेक्सुअल ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू कॉन्डम्स। फिर बेटा इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जैसे आपने सुना होगा कॉपर टी, ये सब आती हैं वो इंट्रायूट्राइन डिवाइस में। फिर बेटा कुछ चीजें होती हैं जो हार्मोन्स में बदलाव करती हैं आपकी बॉडी में, ताकि प्रेगनेंसी ना हो सके, हार्मोन्स के अंदर चेंजेस लाते हैं, तो वो चीजें बेटा हार्मोनल मेथड का पार्ट होती हैं, जैसे ओरल पिल्स में, इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स। परमानेंट मेथड में बेटा सर्जिकल, मतलब अब तो भाई परमानेंट इलाज करना है, सर्जरी ही कर दो इनकी, तो बेटा उसमें 2 मेथड आते हैं, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबिक्टॉमी, ठीक है। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला मेथड आता है, ड्रम रोल्स, नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड मतलब बेटा कोई डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यहां पर हम ये चीज देख सकते हैं कि कोई भी डिवाइस यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, बेसिकली एग और स्पर्म की मीटिंग को रोकना है, ये दोनों एक दूसरे से ना मिल पाए। उसके अंदर बेटा नेचुरल मेथड में 3 आते हैं, दैट इज पीरियोडिक एब्सिटेंस को साइक्लिक मेथड भी कहते हैं, कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। सेकेंड आता है कोइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड। तीसरा आता है लैक्टेशन एमनोरिया। एक एक करके चलिए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला पीरियोडिक एब्सिटेंस और बेटा आपका कैलेंडर मेथड, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब बेसिकली ये मेथड ऐसा कहता है, आपने बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है मिड ऑफ द साइकिल में, ठीक है, अराउंड 14th डे, हम नॉर्मल। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि ये भाई मिड ऑफ द साइकिल में जब ओव्यूलेशन होता है, उससे कुछ दिन पहले और उसके कुछ दिन बाद इज कॉल्ड दी रिस्क पीरियड। ये बेटा होता है रिस्क पीरियड, मतलब बेटा इस दौरान अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है तो कोशिश करो इस टाइम अवॉइड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस टाइम
डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म को होने ही ना दो, सेक्सुअल इंटरकोर्स ही अवॉइड कर दो, तो बेटा क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये कहना चाह रहे हैं अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड इन द रिस्क पीरियड। और रिस्क पीरियड क्या होता है बेटा, 10 से 17वां दिन, मतलब ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले और इसके कुछ दिन बाद। अब बहुत बच्चे पूछते हैं मैम ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने भी आता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, आप लोगों से एग्जाम में ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट भी कराया जाता है। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि मैम मेरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 दिन में एक बार आती है ना। मान लीजिए किसी लड़की को हर 25 दिन बाद पीरियड्स आ रहे हैं, हर 25 दिन बाद, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगी कि उसका रिस्क पीरियड या उसका ओव्यूलेशन कब हो रहा है? तो बेटा हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ओव्यूलेशन डे इक्वल्स टू आपके जितने दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है उससे -14। अब मैम इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन गोज लाइक, क्वेश्चन बेटा ये रहा, हियर्स द क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट करना है ओव्यूलेशन डे और रिस्क पीरियड किसके, भाई एक फीमेल है उसको हर 32 डेज बाद पीरियड्स आते हैं, तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी 32 डेज की है, तो ओव्यूलेशन डे इक्वल्स टू 32 - 14, कितना हो गया, 18th। तो भाई इसकी ओव्यूलेशन जो है, इसकी ओव्यूलेशन हो रही है 18th डे पे, तो रिस्क पीरियड क्या हो गया, कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद इज द रिस्क पीरियड। ये वेरी कर सकता है, हो सकता है कोई 14 से 22 लिखे इसको, ये कैन वेरी, बट दिस इज द रिस्क पीरियड। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका पहला मेथड। अब नेचुरल मेथड में बाकी दो मेथड्स आते हैं, विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड को हम बेटा कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं। विड्रॉल मतलब मैम मैंने मेरा पैसा विड्रॉ कर लिया, बैंक से बाहर निकलवा लिया। तो वैसे ही बेटा जब पेनिस को फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर पुल आउट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज विड्रॉल मेथड। ठीक है, मतलब बिफोर इजैक्यूलेशन अगर मेल अपने स्पर्म्स के डिस्चार्ज होने से पहले पेनिस को पुल आउट या विड्रॉ कर ले फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज विड्रॉल मेथड। और कोइटस इंटरप्टस मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इंटरप्शन हो गई, दैट इज कोइटस इंटरप्शन, राइट। तो भाई मेल पुल्स आउट और विड्रॉस पेनिस फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिफोर इजैक्यूलेशन ऑफ सीमेन। दीज मेथड्स या नेचुरल मेथड्स आर वेरी रिस्की। ठीक है, इनकी कोई सेफ्टी रेट नहीं है एज सच, दे आर वेरी रिस्की, बट ऑफ कोर्स दे हैव द लीस्ट साइड इफेक्ट्स बिकॉज नो डिवाइसेस आर यूज्ड। लैक्टेशन एमनोरिया क्या होता है, ऐसा कहा जाता है बेटा जब एक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करती है, बच्चे को दूध पिलाती हैं जब, तो उस दौरान उनकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल इस कदर होता है कि वो उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम इतनी एक्टिव नहीं होती है। तो भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड, और यूजुअली ये पीरियड 6 मंथ्स का होता है। आपकी एनसीईआरटी बेटा 6 महीने कहती है, बट ये वेरी करता है, कुछ ये नॉर्मली 3 मंथ्स के आसपास ही होता है, बट एनसीईआरटी ने 6 महीने कहा है तो हम 6 महीने मानेंगे। ठीक है, चलिए फिर बेटा आता है बैरियर मेथड। बैरियर क्या होता है, कभी भाई सड़क पे एकदम ऐसे ब्रूम ब्रूम बाइक या गाड़ी चलाई है, देखा है पुलिस के येलो येलो बैरियर्स लगे होते हैं, तो हम कहते हैं अरे यार रास्ता बंद कर दिया यहाँ से, अब मुड़ के मुझे उस वाले यू टर्न से गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो बैरियर क्या होता है बेटा, एक रोक लगा देना किसी जगह पे, बैरियर क्रिएट कर देना, एक वॉल क्रिएट कर देना। तो बैरियर मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो स्पर्म है ये ओवा से ना मिले, हम बीच में बना दें एक बैरियर। तो बेटा बैरियर मेथड में क्या होता है, कोई डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ चीजें यूज की जाती हैं जिससे हम ओवम और स्पर्म की मीटिंग को होने ही नहीं दे रहे, कि तुम्हें मिलने ही नहीं देंगे हम, बच्चा कैसे करोगे, मिलोगे ना ही, तो बस वही चीज। तो बेटा ये सेल्फ इंसर्टेबल है, ये यूजर को प्राइवेसी देते हैं। ये चीज के लिए बेटा इन मेथड्स को यूज करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी वो चीजें जो यूजर जो भी इन चीजों को यूज कर रहा है वो खुद कर सकता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स अ प्राइवेसी रीजन ऑल्सो। नाउ बैरियर मेथड में बेटा दो आते हैं, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में बेटा मेल्स में यूज कर सकते हैं कॉन्डम्स, फीमेल में भी बेटा यूज कर सकते हैं कॉन्डम्स। बहुत लोगों को हैरानी होती है मैम फीमेल में भी कॉन्डम आते हैं, यस आते हैं, उन्हें बेटा फेमिडोम्स कहते हैं।
फिर डायफ्राम्स, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स, ये स्पेसिफिकली बेटा वो चीजें हैं जो फीमेल्स यूज कर सकती हैं। केमिकल्स में बेटा जेलीज, क्रीम्स आती हैं, ये बेसिकली कुछ लोशंस होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि अगर उन पर कांटेक्ट हो स्पर्म का तो वो उसे मार दें। समझ गए? तो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्डम्स। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये जान लो, कॉन्डम्स मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। ये तुम देखोगे, दिस इज अ मेल कॉन्डम, दिस इज अ फीमेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम्स बेटा जो होते हैं रोल अप हो जाते हैं, पैकेट्स के अंदर आते हैं। फीमेल कॉन्डम्स को अगर आप देखोगे तो ये देखिए कैसे हैं, दिस इज फेमिडोम, कैसे इंसर्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे बेटा वेजाइनल ट्रैक्ट में इंसर्ट किए हुए हैं इस तरीके से। अब ये किसके बने होते हैं बेटा? ये रबर और लैटेक्स के बने होते हैं। अब ये स्पर्म और ओवा की मीटिंग को रोकते हैं। स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मारने लायक इफेक्ट देते हैं। ये नॉन रिज्यूएबल है, यू कैन यूज एंड थ्रू इट। ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, ये पॉइंट बेटा आप मतलब स्टार ही मार्क कर लो। इस पॉइंट पे बेटा हर जगह बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि बेटा कॉन्डम्स एक लौता ऐसा मेथड है जहां पर विच कैन प्रिवेंट एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज द ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिससे बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट की जा सकती है। फिर निरोध बेटा एक ब्रांड ऑफ कॉन्डम है जो कॉमनली इंडिया के अंदर यूज किया जाता था। ठीक है, फीमेल कॉन्डम्स को बेटा फेमिडोम कहा जाता है। ठीक है, निरोध नाम याद रखेंगे बेटा कि निरोध, ये यूजुअली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निरोध क्या था, ऑप्शंस में आता है इट इज अ ब्रांड ऑफ इंडियन कॉन्डम और क्या क्या चीजें। तो बेटा ये निरोध यूजुअली एक ऐसा कॉन्डम था जो गवर्नमेंट ने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था फॉर अवेयरनेस। ठीक है, चलिए फिर आते हैं बेटा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। तो बेटा ये भी कुछ ऐसे ही दिखने वाले डिवाइसेस होते हैं, इनको भी बेटा फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी रबर से बने बैरियर्स होते हैं जो सर्विक्स रीजन को कवर करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बेसिकली कोई भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो ये फीमेल अपने सर्विक्स रीजन में इंसर्ट कर सकती हैं ताकि बेटा जो स्पर्म का डिस्चार्ज है वो अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ये एक तरीके से बैरियर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, बट ये रियूजेबल है और ये एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एसटीडी से बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रोटेक्ट करती है, दैट इज कॉन्डम्स। ये सिर्फ फीमेल्स यूज कर सकती हैं। याद रखना, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बेटा सर्वाइकल कैनाल फीमेल में ही होती है, तो ये सारी चीजें बेटा फीमेल्स में ही यूज होती हैं। फिर आती है बेटा स्पर्मिसाइडल जेलीज एंड क्रीम्स। बेसिकली बेटा ये उस तरीके की जेलीज एंड क्रीम्स होती हैं जो कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे लगाई जाती हैं, जिससे ये स्पर्म को किल कर देती हैं एसिडिक पीएच क्रिएट करके उस जगह का। ठीक है, ये इनको अगर बेटा बैरियर मेथड के साथ यूज किया जाए तो इनकी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज होती है। मतलब अभी जो हम फिजिकल बैरियर्स पढ़ रहे थे उनके साथ केमिकल बैरियर्स को यूज किया जाएगा तो इट इज अ वेरी मच इफेक्टिव मेथड। फिर आती है बेटा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज। बेटा इट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन इंडिया। ठीक है, मोस्ट, बच्चा ये पहली लाइन ये लिखी हुई है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। अब ये बेटा एक ऐसा मेथड है जो इंसान खुद से नहीं कर सकता। अगर किसी को आईयूडी यूज करनी है तो उनको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या नर्स के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही बेटा इस डिवाइस को इंसर्ट कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फीमेल यूट्रस में एक्सपर्ट ही इंसर्ट कर सकते हैं, या डॉक्टर या नर्सेस। फिर बेटा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उन लोगों के लिए जिनको बेटा अपनी प्रेगनेंसी के अंदर गैप देना है या उन्हें अपने बच्चों के अंदर गैप देना है। ठीक है, वो अपने बच्चों में एक गैप देना चाहते हैं, तब वो ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है, मतलब स्पर्म को खत्म कर देता है। अब वो कैसे करता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहां पर आपको सबसे पहले एग्जाम्पल्स याद करने हैं, तो इस जगह पे लर्न एग्जाम्पल्स यार। इस टॉपिक के तो एग्जाम्पल्स को मतलब आप मान के चलिए याद करना है आपको, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स चाहे आपका बोर्ड हो गया, नीट हो गया, सीयूटी हो गया, कंटिन्यूसली हर जगह पूछे जाते हैं। ये मतलब मान लो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो कि उन्हें पता है, बहुत बच्चे स्किप कर देंगे, है ना। तो बेटा दो टाइप की आईयूडी होती हैं, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में आती है लिपीज लूप। ठीक है, लिपीज लूप, तो एग्जाम्पल है लिपीज लूप। फिर बेटा मेडिकेटेड में आती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोनल आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375,
फिर बेटा हार्मोनल में प्रोजेस्टासार्ट, LNG-20, ये इनके एग्जाम्पल से याद रखने हैं। फिर बेटा बहुत कॉमनली डिफरेंस पूछा जाता है कि यार कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी के बीच में डिफरेंस, ये डिफरेंस बोर्ड्स में ही पूछा गया है, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नीट के अंदर भी पूछा गया है, आपके CUET में भी पूछा गया है, विच मीन्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो भाई कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होते हैं, जब आप इनको इंसर्ट करते हैं, ये कुछ ऐसे से दिखते हैं कॉपर रिलीजिंग, तो बेटा जब आप इनको इंसर्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो ये कॉपर रिलीज करते हैं हर जगह। ठीक है, अब मैं इसको कैसे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको। मान लीजिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इसके अंदर बेटा ये इंसर्ट कर दिए गए हैं, ये कुछ ऐसे से ही दिखते हैं, इनको इंसर्ट कर दिया गया है। अब ये यहां जाके कॉपर रिलीज करेगा, ठीक है, हर जगह जाके कॉपर रिलीज करेगा। तो अगर बेटा यहाँ पे कोई स्पर्म अंदर आएगा, मान लीजिए कोई स्पर्म अंदर आया, तो बेटा ये उसका क्या कर देता है, फैगोसाइटोसिस। तो ये क्या करेगा, कोई स्पर्म अंदर आया तो उसकी मोटिलिटी कम कर देगा, उसको स्लो कर देगा, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देगा, मतलब रोक देगा। बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करती हैं, तो बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती हैं, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देती हैं। ठीक है, ठेंगा दिखा देती हैं स्पर्म को 2 बार। एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। बेटा ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रही हूं। फिर बेटा हार्मोन रिलीजिंग, मतलब अगर बेटा इनको इंसर्ट किया जाएगा, मतलब अगर इनको इंसर्ट किया जाएगा, तो मान लीजिए इनको इंसर्ट किया गया, तो ये क्या करेंगी, ये अंदर हार्मोन्स रिलीज करेंगी। क्या रिलीज करेंगी, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स रिलीज करेंगी अंदर। ठीक है मैम, इन हार्मोन्स के रिलीज होने से क्या होगा, ये बेटा यूट्रस को अनस्यूटेबल बना देंगी इम्प्लांटेशन के लिए। कि मान लो स्पर्म ने जाके फर्टिलाइजेशन कर भी दिया, तो बेटा वो जाइगोट जो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ है वो यूट्रस में चिपक नहीं पाएगा। फिर बेटा ये सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देती हैं स्पर्म के लिए, कि स्पर्म भाई तू नहीं जा पाएगा आगे, तेरा यहीं पे मामला खत्म। LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, याद रखेंगे, अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन में कि कौन सी आईयूडी है जो स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म करती है, कॉपर। कौन सी आईयूडी है बेटा जो यूट्रस को अनस्यूटेबल बनाती है, सर्विक्स को ऐसा बनाती है, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। चलिए क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिए आप, बोर्ड 2024 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया भाई 2 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के नाम बताओ, कॉपर टी, मल्टीलोड बता दिया। फिर रीजन बताओ कि ये इफेक्टिव है, तो बेटा आपको रीजन देना है कि ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म और स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। ठीक है, सिंपल। फिर बेटा 2020 में भी क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एज अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, हाउ इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी डिफरेंट। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस भी आएगा, आप एकदम फोटो भी बना के दिखा देना कि इंसर्ट है, कॉपर कैसे रिलीज कर रहा है, फिर आप इसके यूज भी बता देना कि ये क्या कर रहा है, बस। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, व्हाई इज सहेली अ प्रिफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन। बेटा सहेली क्या थी, याद करेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल एंड हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई बनाई थी, जिसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स थे। ये दवाई इसलिए काफी यूजफुल है, हालांकि अभी अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा। फिर आती है बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने नेचुरल मेथड पढ़ लिए, बैरियर मेथड पढ़ लिए, अब हम तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल मतलब मुंह से खाई जाती हैं ये दवाइयां। ठीक है, टेकन ओरली, सीधी बात। इसमें 2 टाइप की पिल्स आती हैं, स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल में भाई एक ही नाम, जिंदाबाद सहेली, इसको ही याद रखना है। स्टेरॉइडल में बेटा ओरल पिल्स 2 तरीके की हैं, एक ऐसी आती है जिसमें सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन आता है, एक पिल्स ऐसी आती हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि मैम ओरल जो स्टेरॉइडल पिल्स हैं उन्हें खाया कैसे जाता है। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो ये बेटा ये ऐसा कुछ पत्ता आता है, ठीक है, ऐसा कुछ पत्ता आता है, ये 21 डेज की दवाइयाँ होती हैं। इन पिल्स को बेटा
महीने में 21 दिन, 21 दिन मतलब 21 डेज खाया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूं कैसे। मान लीजिए इनको खाने का तरीका क्या होता है। किसी भी फीमेल के पीरियड शुरू हुए तो बेटा पीरियड्स के तीसरे या पांचवें दिन खाना शुरू करते हैं इनको। मान लो किसी फीमेल को भाई पीरियड्स आए 5 अप्रैल को पीरियड्स आए, ठीक है, उसने 5 अप्रैल से दवाई खानी शुरू करी। अब वो ये दवाई बेटा कंटिन्यूसली 21 दिन 21 डेज तक खाएगी। पिल्स स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड फॉर 21 डेज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसने बेटा 21 दिन तक ये पिल खाई। ठीक है, अब बेटा ये 7 दिन इस पिल को नहीं खाएगी, गैप देंगे, 7 डेज नहीं खाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। वापस से बेटा ये अगले महीने की 5 तारीख को जब इसको पीरियड्स आ जाएंगे उसके दूसरे या तीसरे दिन से वापस पिल्स खाना शुरू कर सकती है। इससे बेटा फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांस कम रहते हैं। ये पिल्स बेटा रेगुलरली खाते रहना पड़ता है। हालांकि ये पिल्स लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स हम नॉर्मली फीवर में भी एक दवाई लेने में सोचते हैं कि यार कहीं साइड इफेक्ट तो ना हो जाए। तो ऑफ कोर्स कोई भी बेटा ये दवाइयां लेगा उससे बॉडी का हार्मोन चेंज होगा, मूड स्विंग्स होंगे, चीजें होंगी, साइड इफेक्ट आएंगे, इसलिए नॉर्मली बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं इनको, बट इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव। तो याद रखेंगे पीरियड्स के तीसरे या पांचवें दिन से इसको शुरू करते हैं, 21 दिन तक खाते हैं, फिर 7 दिन बेटा नो पिल, 7 दिन नहीं खाई जाती। तो बेटा यही चीज यहां दे रखी है। Oral pills are started on the 3rd or the 5th day of menstrual cycle and continued for 21 days. फिर 7 दिन का गैप दिया जाता है, फिर जिसमें पिल्स नहीं खाई जाती, फिर वापस 21 दिन के लिए अगेन रिपीट। तो बेटा ये ऐसा ही पत्ता आता है, पूरा 1 महीने का एक पत्ता आता है, 21 दिन का, 21 पिल्स का। फिर आती है बेटा नॉन स्टेरॉइडल पिल्स जैसे सहेली। किसने ढूंढी थी? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। बेटा इसको हफ्ते में, ये इस पिल का बहुत सॉर्टेड है, एक हफ्ते में एक ही पिल, तो इसे बेटा वंस अ वीक पिल कहते थे। इसलिए भी बेटा ये ज्यादा यूज की जाती थी क्योंकि पूरा महीना नहीं खानी, एक हफ्ते में एक ही पिल। ठीक है, सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, एक और एडवांटेज है। फिर बेटा ये क्या करती है एग्जैक्टली मैम, ये कैसे काम कर रही है? तो भाई मान लीजिए ये एक फीमेल का यूट्रस है, यूट्रस में बेटा एंडोमेट्रियम की लेयर है। अब बेटा हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं। ये वेट करते हैं कि यार प्रेगनेंसी में यहां पर जब जाइगोट बनेगा वो आके ब्लास्टोसिस्ट यहां चिपक जाए। पर ये पिल्स क्या करती हैं बेटा, इन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देती हैं। अगर ये रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गया तो बेटा ऑफ कोर्स इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, और वही एम है कॉन्ट्रासेप्शन। तो बेटा सहेली ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, फर्दर कॉजेज नो इम्प्लांटेशन। ऑफ कोर्स ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तो बेटा ये ब्लास्टोसिस्ट यहां आके चिपक नहीं पाएगा, विच इवेंचुअली मीन्स टू कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम इम्प्लांट्स पे। तो बेटा हमने पढ़े थे कि हार्मोन मेथड में ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? तो बेटा इम्प्लांट क्या होता है, तुमने सुना होगा कि जब किसी का घुटना खराब हो जाता है तो हम नी कैप इम्प्लांट करवा लेते हैं। मतलब हम वहां पे इम्प्लांट मतलब कुछ अंदर फिट कर देना, लगा देना। तो इम्प्लांट बेटा बेसिकली स्किन के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, स्किन के अंदर कट लगता है और इनको स्किन के अंदर लगाए जाते हैं। ये सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, फैन शेप के दिखते हैं, कुछ कुछ ऐसे से नजर आते हैं ये। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे आप इनको बॉडी में लगवा लोगे, ये अंदर बॉडी के हॉर्मोन्स रिलीज करते रहते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से बेटा सबडर्मली मतलब स्किन के अंदर, इन्हें स्किन के अंदर लगाया जाता है। ऑफ कोर्स इस फोटो में आपको बाहर दिखाया गया बट ये स्किन के अंदर लगते हैं। ठीक है, ये अराउंड बेटा 5 से 6 साल तक इफेक्टिव रहते हैं, या आपकी बॉडी में 5 से 6 साल तक फिट हो जाते हैं अंदर और ये रिलीज करते हैं। तो 5 से 6 साल तक सब सॉर्टेड है।
ये क्या कर रहे हैं, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन ही नहीं होने दे रहे तो गुड कॉन्ट्रासेप्टिव। ये बेटा क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस को भी ऑल्टर करते हैं कि कोई भी स्पर्म की एंट्री वहां हो ही ना पाए। स्पर्म अंदर घुसेगा, हार्मोन्स का बैलेंस ही इतना होगा कि वो स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इम्प्लांट्स भी एक हार्मोनल मेथड है। फिर आते हैं बेटा इंजेक्टेबल्स। ये बिल्कुल सिमिलर है पिल्स जैसे, बस पिल्स मुंह से खाते हैं, इंजेक्टेबल्स को इंजेक्ट करवाते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये बिल्कुल पिल जैसे हैं, बस ये इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन है। इंजेक्शन में बेटा एस्ट्रोजन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर अब आप देखेंगे बेटा तो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं आपके टेम्पररी मेथड्स। ठीक है, आपके टेम्पररी मेथड सारे कवर कर लिए। यहां देखेंगे हम लोग, हमने नेचुरल मेथड्स तीनों थे जिसमें पीरियोडिक एब्सिटेंस, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशन, एमनोरिया। बैरियर में फिजिकल एंड केमिकल बैरियर, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कॉपर टी, हार्मोन रिलीजिंग, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड। फिर बेटा आपकी ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स जो हार्मोन रिलीज करते थे, ये तीनों। ये बेटा मैं आपको इसलिए थोड़ा जोर दे रही हूं कि ये तीनों हार्मोनल थे, क्योंकि बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो बोर्ड्स में पूछ लेंगे एक्सप्लेन हार्मोनल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो भाई बहुत लोग नहीं समझ पाते यार समझाना कौन सा है, तो ये तीन समझाने आपको। फिर बेटा बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसमें बेटा हार्मोन्स का रोल है, तो आपको ऑप्शंस में पता होना चाहिए। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक के। तो भाई ये रहा पहला क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द रिस्की पीरियड। तो बेटा जो पीरियड ओव्यूलेशन के पास में होता है, कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद वाला, इज द रिस्क पीरियड 10th to 17th। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो बेटा लिपीज लूप नहीं, मल्टीलोडिस कॉपर टी, वॉल्ट्स तो बेटा आपका बैरियर हो गया, LNG-20 आपका होता है, बट ऑफ कोर्स इसमें ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ये भी कॉपर टी है, या आपका हार्मोन रिलीजिंग है, ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर्जिकल मेथड। मान लीजिए कोई बेटा टेम्पररी मेथड अब यूज नहीं करना चाहता, वो परमानेंटली इलाज ढूंढ रहे हैं, तो बेटा सर्जरी कर दी जाती है। तो मेल्स में बेटा उस सर्जरी का नाम होता है वैसेक्टॉमी, जो मेल्स में परफॉर्म की जाती है, क्योंकि बेटा मेल्स के अंदर वास डिफरेंस होती है। वी फॉर वैसेक्टॉमी और वी फॉर वास डिफरेंस को कट किया जाता है। बेटा फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टॉमी, क्योंकि इनमें फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई किया जाता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को, ये बेटा फीमेल्स के लिए होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में, इसलिए मैंने वी और टी का एक मतलब बता दिया ताकि आप कभी भूलो ना। अब इस मेथड में क्या होता है बेटा, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने क्या किया, ये जो आपकी स्पर्म्स यहां बने टेस्टिस में, वो बेटा वास डिफरेंस से ऊपर जाते हैं, पर हमने यही कट लगा के बांध दिया, तो भाई स्पर्म का ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं पाएगा, स्पर्म तो यही रुक गया। सेम बेटा फीमेल में यहाँ पे एग बन रहा है ना, फीमेल में यहाँ पे एग बन रहा है, और यहीं पे बेटा ये जो एग है ट्रांसपोर्ट होने लगा, बट यहाँ पे हमने काट के बांध दिया, विच मीन्स ये एग कभी यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो बेटा ट्रांसपोर्ट को ही रोक दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज स्टॉप्ड, यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इज स्टॉप्ड। ठीक है, यहाँ पे हम वास डिफरेंस को कट करके बांध रहे हैं, यहाँ हम फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंसेशन, मतलब जो ऑपरेशन के टाइम, सर्जरी के टाइम जो कट लगेगा वो कहाँ लगेगा, या तो स्क्रोटम पे या एब्डोमेन पे, यहाँ पे लगता है ऑन दी एब्डोमेन। ठीक है, चलिए फिर आता है बेटा, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, इस फिगर को पहचानिए ये क्या है। तो ये क्या, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ट्यूबिक या वैसेक्टॉमी। तो बेटा हमें दिख रहा है यहाँ कट करके टाई किया हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, फेलोपियन ट्यूब दिख रही है, which clearly indicate it is a process of tubectomy। ठीक है, फिर बेटा क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, name and explain a surgical contraceptive method adopted by a male partner। तो बेटा that is vasectomy। इसका बेटा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया, कट एंड टाई की जाती है वास डिफरेंस।
चलिए, अब मैम इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़े, कुछ तो साइड इफेक्ट होते होंगे बॉडी में, ऑफ कोर्स होते हैं। क्या क्या? उल्टी जैसी फीलिंग आना, वॉमिटिंग होना, मूड स्विंग्स होना, पीरियड्स रेगुलरली नहीं आना, पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं। और कुछ केस में बेटा ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। तो बेटा ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो हम दवाइयां ले रहे हैं या जितने भी हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, इनके डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे हैं। अब आते हैं बेटा इमरजेंसी मेथड। मैम इमरजेंसी मतलब जैसे भाई बिल्डिंग में आग लग जाती है तो लिखा होता है ना, इमरजेंसी गेट से भागो, इमरजेंसी गेट से भाग निकलो। क्या बोल रही हूं मैं? भाग निकलो ठीक है। तो वैसे ही बेटा इमरजेंसी मेथड मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन में जो यूज किए जाएं। अब इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है? मान लीजिए बेटा कि कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट हो गई बट वो होना नहीं चाहती थी। अब वो सडनली नहीं चाहते कि शी डजंट वांट टू बी प्रेग्नेंट, तब। या मान लीजिए कोई रेप केस है, कोई सेक्स क्राइम का केस है, उस केस में बेटा तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। मान लीजिए जो फीमेल है वो डॉक्टर के पास आई जब 72 आवर्स से पहले, इफ अवेयरनेस अबाउट द सीमेन इन द यूट्रस इज विद इन 72 आवर्स, मतलब एक फीमेल को पता चल गया है कि भाई 72 आवर्स मतलब 3 दिन से पहले कि यार स्पर्म का इजैक्यूलेशन हुआ है यूट्रस के अंदर, तो बेटा वो इमीडिएटली आई पिल ले सकती हैं जो अनवांटेड 72 के नाम से आती है। ये पिल बेटा 72 आवर्स आफ्टर हैविंग अ क्वाइटस, मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है उसके बाद 72 आवर्स में ली जा सकती है। तो ये बेटा जो है प्रेग्नेंट होने से बचाती है। पर मान लीजिए कि मैम 72 आवर्स से ज्यादा हो गए, मान लो भाई किसी को आइडिया ही नहीं था कि सीमेन उनके अंदर रह गया था यूट्रस के अंदर, और महीने हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पता नहीं चला, तो बेटा अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस में होता है अबॉर्शन, जिसे कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन। अब बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किन केस में किया जाता है? अब बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो भाई वर्ल्ड में अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड अराउंड 45 to 50 मिलियन एमटीपीज हो रही हैं यार हर साल, विच मीन्स 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी कंसीव्ड एवरी ईयर। मतलब हर साल दुनिया में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से बेटा 1/5 बच्चे तो अबॉर्ट ही हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहा है उनका, ठीक है। इन इंडिया एमटीपी वॉज लीगलाइज्ड इन द ईयर 1971। तो बेटा इंडिया के अंदर एमटीपी को लीगलाइजेशन दिया गया था कि 1971 से कि भाई इंडिया में भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। फिर बेटा एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए, जो आए बेटा 2017 के अंदर। याद रखेंगे एमटीपी लीगलाइज हुई थी 1971 में, अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 में। ये बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है, मैच द कॉलम में आता है, स्टेटमेंट बेस्ड में आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। फिर बेटा अब सवाल उठता है मैम एमटीपी किन केस में की जा सकती है? भाई किस केस में आप एमटीपी करोगे, किस केस में आप अबॉर्शन परफॉर्म करोगे? तो भाई द केसेस आर, मान लीजिए बेटा बच्चा जो है उसके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी आ रही है, मान लो किसी ने एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कराया, उन्हें पता चला बच्चे में कोई सिंड्रोम है, कोई दिक्कत है, तो बेटा अबॉर्ट किया जा सकता है। रेप का केस है, फीमेल डजंट वांट टू कीप द बेबी, ठीक है। इन केस बेटा अनइंटेंशनल प्रेगनेंसी है, मतलब कपल चाहता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो बट हो गए बाय चांस, ठीक है। या फिर बेटा फीटस कोई इंजरी कॉज कर रहा है, मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे। मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है बेटा? कहीं बार जो बच्चा होता है वो यूट्रस में बनने की, यहां बनने की बजाय फेलोपियन ट्यूब में बनने लग गया है, तो विच इज बेटा अ कंडीशन कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब बेटा बच्चा यूट्रस की जगह बॉडी के किसी और पार्ट में उग रहा है, जैसे फेलोपियन ट्यूब में। अब ऑफ कोर्स इस रीजन में ये उगेगा, मैं कह रही पौधा है क्या उगेगा? नहीं, बच्चा जब बेटा डेवलप होगा इस रीजन में तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, इट कैन हार्म द मदर एज वेल एज द फीटस। इस केस में भी अबॉर्ट किया जाता है। फिर बेटा अब एमटीपी को अबॉर्शन करवाना इतना आसान नहीं है, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब पहला रूल कि भाई अगर किसी फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब बेटा पहले 3 महीने में ही अबॉर्शन कराना है। मान लो भाई किसी फीमेल को पहले 3 महीने में रियलाइज हो गया कि वो प्रेग्नेंट है, अब नाउ शी डजंट वांट द चाइल्ड, उन्हें बच्चा नहीं रखना है, तो बेटा पहले 3 महीने में वो डॉक्टर के पास जाके
एक किसी अच्छे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाकर अबॉर्शन करवा सकती हैं। पर मान लो मैम 3 महीने से ज्यादा हो गए, तो मान लो 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो बेटा पहली बात तो उस ड्यूरेशन में अबॉर्शन सेफ नहीं होता। पर अगर कोई उस टाइम कराना चाहता है तो कम से कम 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन काउंट होता है। अगर 2 डॉक्टर्स हाँ करेंगे कि हाँ ये सेफ है, तो ही बेटा अबॉर्शन परफॉर्म किया जाता है। कॉमन ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड। दोनों का हाँ बोलना जरूरी है उस समय पे। ठीक है, चलिए अब नोट। अब बेटा ऑफ कोर्स, मैं कितना ऑफ कोर्स बोल रही हूँ, है ना, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है एक बार, बहुत थोड़े मॉरल साइंस टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब होता क्या, अबॉर्शन का भी लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। मैम कैसे उठा रहे हैं मैं बताती हूँ। तो लोग क्या करते हैं बेटा, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से पहले सेक्स ऑफ द चाइल्ड पहचान लेते थे कि मेल है कि फीमेल है। जैसे ही सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता चला कि फीमेल है तो अबॉर्शन करा देते थे, जो कि बेटा फीमेल फीटिसाइड कहलाता है। अब किसी बच्चे का जेंडर पता होने के बाद उसका अबॉर्शन कराना इज डेफिनेटली इलीगल, क्योंकि बेटा वो मदर और बच्चे के लिए डेंजरस है। हो सकता है किसी फीमेल की जान चली जाए उस चीज में। तो बेटा दैट इज वाई बहुत लोग अबॉर्शन का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रादर देन कोई डिफिकल्टी में इस अबॉर्शन प्रोसेस को यूज करने में, एक फीमेल चाइल्ड को मारने में इसका यूज किया जाता है। दैट इज इलीगल, फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, एमटीपी वॉज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन विच ईयर। अब याद रखेंगे बेटा, लीगलाइज हुआ था 1971 में और 2017 में अमेंडमेंट आया था। ठीक है, चलिए अब आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो डिजीज बेटा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल से फीमेल के अंदर जो होता है ट्रांसफर होती है, फीमेल से मेल के अंदर ट्रांसफर होती है। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इनको आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कह सकते हो। नॉर्मली बेटा ये ज्यादातर 15 से 24 साल के एज ग्रुप में देखी जाती हैं। अब आपके एनसीईआरटी में 3 तरीके की ही दे रखी हैं, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल एंड वायरल। बैक्टीरियल में नाम क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस। प्रोटोजोअन में ट्राइकोमोनियासिस। वायरल में जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड एड्स। इनका आप बेटा बिल्कुल चार्ट बना लेंगे। इन पे अगर क्वेश्चन आता है डॉट चार्ट लगाना है आपको, सेम जो आरू मैम ने लिखवाया डिट्टो का डिट्टो आपको लिख के आना है। फिर बेटा सम एसटीडीज आर नॉट क्योरेबल। कुछ एसटीडीज बेटा ऐसी होती हैं जिनको आप क्योर नहीं कर सकते हो। क्यों? जैसे कि कौन सी? जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, हर्पीस। बेटा इनका कोई क्योर नहीं, अगर ये एक बार हो गई तो बेटा जिंदगी भर की दिक्कत है। अब एड्स, एचआईवी और इनका स्प्रेड होता कैसे? मैम ये वायरसेस फैलते कैसे हैं? तो बेटा ये कैसे फैल सकते हैं, मान लीजिए कोई मदर है, उनको एड्स है, तो उनके बच्चे को भी बेटा प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी जा सकता है। कोई नीडल्स की शेयरिंग, बेटा बहुत लोग होते हैं जो एक नीडल में ड्रग डाल के लेते हैं और वो एक ग्रुप में बैठते हैं, तो वो एक ही नीडल से सब लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। वो सब लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं तो क्या होता है, ऑफ कोर्स उनमें से किसी एक को एड्स हुआ तो सब में फैल जाएगा। फिर बेटा थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, बिल्कुल। अब सिम्टम्स क्या हैं? कुछ सिम्टम्स हैं बेटा जो अर्ली होते हैं, कुछ लेट। तो शुरुआत में अगर किसी को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुई है तो उसे क्या सिम्टम दिखेंगे? उसे दिखेगा जैसे खुजली होना नीचे वाले एरियाज में, कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होना, हल्का पेन होना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, सूजन हो जाती है उस जगह पे। ज्यादा अगर वो बेटा समय से डॉक्टर को नहीं दिखाए तो क्या होगा? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये पूरा पेल्विक रीजन में बेटा सूजन आ जाएगी। देन स्टिल बर्थ, हो सकता है वो फीमेल की जो बच्चा पैदा हो डेड बच्चा बॉर्न हो। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैंसर और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर मैम क्या चीजें यूज की जा सकती हैं कि एसटीडी ना हो? तो बेटा सबसे पहला हमने एक लौती ऐसी चीज पढ़ी थी जो एसटीडी से हमें प्रोटेक्ट करती है, दैट इज यूज कॉन्डम्स। कॉन्डम्स बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एसटीडी प्रिवेंट करते हैं। अवॉइड नीडल शेयरिंग, अवॉइड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स एंड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर।
अगर बेटा कभी भी इन बीमारियों के बारे में कोई भी सिम्टम आए, इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर। बहुत लोग बेटा इस चीज को मानते हैं कि यार शर्मा शर्मी है, जाएंगे तो शर्म आती है डॉक्टर के सामने, क्या बोलेंगे क्या। ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर जब भी कोई ऐसी बीमारी हो आपको। फिर बेटा क्वेश्चन है कि वेनीरियल डिजीज, बेटा एसटीडीज को ही वेनीरियल डिजीज भी कहा जाता है, तो यहां आप वेनीरियल डिजीज मतलब एसटीडीज। ये बोल रहा है बेटा चूज द करेक्ट आंसर, कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन में सही दे रखा है। ये बोल रहे हैं भाई एसटीडी किस से फैलती है, यूजिंग स्टराइल नीडल्स। स्टराइल मतलब हमने साफ नीडल्स का इस्तेमाल किया। अरे भाई साफ नीडल से थोड़ी ट्रांसमिट होगी, सही बात है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, सही बात है। इन्फेक्टेड मदर से फीटस, सही बात है। किसिंग से नहीं। इनहेरिटेंस मतलब बच्चे में कोई पापा में है तो बच्चे में आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। विच मीन्स बी एंड सी ऑप्शन। चलिए फिर बेटा अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनफर्टिलिटी। मैम इनफर्टिलिटी क्या होता है? बेटा इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई कपल बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। मान लो बेटा किसी कपल की शादी हुई और वो 2 साल तक बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, उन्होंने कोशिश की पर वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं, विच मीन्स इट इज अ इनफर्टाइल कपल। अब इनफर्टिलिटी के बहुत रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है बेटा किसी को कोई बीमारी हो जिस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, हो सकता है किसी की बॉडी में कोई फिजिकल डिफेक्ट हो सकता है साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकता है कॉन्जेनाइटल मतलब बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट हो, बॉडी में कोई बचपन से कोई डिफेक्ट है, इम्यूनोलॉजिकल हो, कोई इम्यूनिटी वीक हो, कोई दवाइयों की वजह से हो। बेटा इस पे बोर्ड्स में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गिव रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी, ये रहे रीजंस बेटा। फिर बेटा मेल्स में इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है? मान लीजिए पेनिस इज नॉट इरेक्टिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अब पेनिस इरेक्ट नहीं होगा तो बेटा पेनिस का इंसर्शन नहीं हो पाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो बच्चा कैसे ही पैदा होगा जब स्पर्म अंदर नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी मेल में स्पर्म्स बन तो रहे हैं बट बहुत कम काउंट है, या फिर स्पर्म मोटाइल ही नहीं है। स्पर्म मोटाइल नहीं होगा बेटा तो फीमेल एग तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर आते हैं बेटा फीमेल्स में। फीमेल्स में बेटा क्या होता है, अंडे का प्रोडक्शन होता है, वो नहीं हो रहा है। मान लो भाई एग जो है प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, या फिर बेटा ये जो फिम्बरी है, ये जो अंडा बना उसको कैच ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, उदास हमारा यूट्रस, कुछ नहीं हो पाया, तो बेटा इन केसेस में इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब मैम इसका कोई सोल्यूशन तो होता होगा। मैम जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा उनको भी तो लोग बच्चा कर रहे हैं आजकल, तो दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है, तो यस बिल्कुल, बिकॉज लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बिकॉज बेटा आप ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहां टेक्नोलॉजी एकदम हाइट्स छू चुकी है, दैट इज टेक्नोलॉजिया हो चुकी है। तो भाई टेक्नोलॉजिया की दुनिया में आपको 2 मेथड्स आप फॉलो कर सकते हैं, इन विट्रो एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। मैम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बेटा इन विट्रो माने विट्रो, टी फॉर बेटा याद रखना, जहां पे टी आ गया मतलब टेस्ट ट्यूब मान लो आप, कि भाई लेबोरेटरी के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है। अगर हम बेटा स्पर्म और अंडे का फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में करा रहे हैं, आउटसाइड दी बॉडी करा रहे हैं, इन ट्यूब्स इन लैब्स, इज इन विट्रो। बट जब बेटा हम बच्चा को फर्टिलाइजेशन इनसाइड दी बॉडी करा रहे हैं, स्पर्म और ओवो का मिलन बॉडी के अंदर ही हो रहा है, इज इन वीवो। अब इसके अंदर इन विट्रो में बेटा 2 टेक्निक्स दे रखी हैं, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है बेटा, जिफ्ट को एम्ब्रियो ट्रांसफर नाम से भी जाना जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर बेटा यहां पर आती है गिफ्ट और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है बेटा एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। गिफ्ट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसे हम बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी या एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं। तो मान लीजिए भाई कोई कपल है, वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हस्बैंड से, मान लो भाई हस्बैंड अगर स्पर्म बना पा रहा है तो ठीक है, नहीं बना पा रहा तो बेटा मूवी देखी थी विक्की डोनर, तो वैसे ही बेटा डोनर्स होते हैं बहुत सारे, तो हमने डोनर से स्पर्म लिया या हस्बैंड से स्पर्म लिया। हमने बेटा फीमेल से अंडा लिया, ओवा लिया, या डोनर, मान लो भाई फीमेल अगर एग नहीं बना पा रही तो डोनर से लेंगे। हमने बेटा लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में दोनों को फ्यूज कराया। फ्यूज कराया मतलब फर्टिलाइजेशन कराया।
पर फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं लेबोरेटरी में हो रहा है, इन अ टेस्ट ट्यूब हो रहा है। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन के बाद अगर जाइगोट 8 सेल्ड स्टेज से कम है तो बेटा हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। पर अगर बेटा जाइगोट 8 सेल्ड स्टेज से ज्यादा है, मतलब जाइगोट 8 सेल्ड स्टेज से ज्यादा डिवाइड हो गया है, तो हम उसको बेटा यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, विच इज कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बेटा ये शब्द IUT, इट इज कॉल्ड एज IUT। ये IUT करके भी बहुत जगह क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मैम ने तो 4 ही मेथड बताए थे, पर ये IUT क्या आ गया। याद रखना IUT इज बेसिकली जिफ्ट प्रोग्राम का पार्ट, जब आप यूट्रस में इंप्लांट करते हो ये ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है। तो बेटा ये हो गया जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये जो जाइगोट बना उसको ट्रांसफर किया। फिर आता है बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। ये भी बेटा इन विट्रो है, ये भी बेटा इन विट्रो था क्योंकि ये लेबोरेटरी में हो रहा है, ये भी बेटा इन विट्रो है क्योंकि ये लेबोरेटरी में हो रहा है। अब इसमें क्या होता है भाई, मेल और फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने मेल के से स्पर्म लिया या डोनर से स्पर्म लिया, फीमेल से अंडा लिया या फिर डोनर से अंडा लिया, और हम क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए इस स्पर्म का ये इंजेक्शन है, मान लीजिए हमने इंजेक्शन से स्पर्म का न्यूक्लियस निकाला और इसको बेटा ये स्पर्म को निकाल के इंजेक्ट कर दिया एग के अंदर, ठीक है। ये बट लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है, हमने दोनों को निकाला और दोनों के न्यूक्लियस को फ्यूज करा दिया। एकदम पतली सी नीडल होती है, इस नीडल को बेटा कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन यूज्ड। एक पतला सा माइक्रो इंजेक्शन नीडल यूज किया जाता है। ओवा बेटा फीमेल से बाहर निकाला गया, स्पर्म मेल से निकाला गया, और स्पर्म को बेटा अंडे के साथ फ्यूज एक नीडल के थ्रू कराया गया, ठीक है। एक नीडल से मैंने यहां निकाला और बेटा इसके साथ फ्यूज कर दिया, ठीक है। ये लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन विट्रो टेक्निक। फिर आता है बेटा गिफ्ट। गिफ्ट क्योंकि एक तो पहली बात आपने किसी को गिफ्ट दिया एक बच्चा पैदा करने का, और ये टेक्निक बेटा इन वीवो है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। अब इसमें हम करते क्या है, मान लीजिए बेटा एक फीमेल है, ये रही वो फीमेल, ये अंडा बना तो पा रही है, ये अंडा बना नहीं पा रही है, सॉरी गलत बोल दिया, अंडा बना नहीं पा रही है, पर बेटा बच्चे को पालने के लिए सही है। ये बच्चे को अपने यूट्रस में पाल सकती हैं, पर अंडा बना नहीं पा रही है। वाइफ इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा, तो हम क्या करेंगे, एक फीमेल डोनर से अंडा लेंगे, ओवा लेंगे, और बेटा इसको यहां पर इंप्लांट करा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, एक दूसरी फीमेल से लेकर यहां पर इंप्लांट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। फॉर फीमेल्स बेटा जो अंडा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, पर वो सूटेबल एनवायरनमेंट दे पा रही हैं बच्चे को पालने लायक, तो हम बेटा एक डोनर फीमेल से अंडा लेके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, जो बेटा बच्चा नहीं कर पा रही थी उनके। तो इनको तो गिफ्ट मिल गया एक, तो बेटा इस डोनर फीमेल ने इनको एक गिफ्ट दिया अंडे का कि भाई अब तू मां बन सकती है, ठीक है। फिर आता है बेटा AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नॉट इंटेलिजेंस। तो बेटा इस टेक्निक में क्या होता है, ये बेटा उन मेल्स में की जाती है, मान लीजिए किसी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा, स्पर्म्स बहुत कम है, मोटिलिटी नहीं है स्पर्म्स में, उस केस में क्या किया जाता है, हम बेटा हस्बैंड से या डोनर से जो है स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट किया जाता है। ये भी बेटा एक इन वीवो टेक्निक है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो हमने क्या किया, स्पर्म को इंजेक्शन में लिया, सीमेन को, और बेटा इसको इंजेक्ट कर दिया फीमेल के अंदर। तो बेटा ये क्या है, इंसेमिनेशन हुआ है बट आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया गया है, मतलब इट इज नॉट थ्रू द हेल्प ऑफ पेनिस, इट इज विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, राइट। तो स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर एंड इज ट्रांसफर्ड टू द यूट्राइन कैविटी ऑफ द फीमेल। ऑल्सो बेटा इस मेथड का दूसरा नाम होता है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। बहुत लोग बेटा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों नाम से पूछा जाता है, AI और IUI। अब IUI और IUT में कंफ्यूज मत होना। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी में पढ़ा था हमने, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में।
IUI बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। अब मान लीजिए बेटा कोई जो कपल है वो इन टेक्निक से भी कुछ नहीं हो रहा है या वो नहीं करना चाहते, तो द बेस्ट ऑप्शन गोज अडॉप्शन। बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे दुनिया में हैं जो बहुत सारे लोगों द्वारा अडॉप्ट नहीं किए जाते, ऐसे बेघर हो जाते हैं, ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो बाय लीगल लॉज आप उन लोगों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को लीगली परमिशन लेके बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है। बट ये एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, इमोशनली, रिलीजियसली, सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। बेटा बहुत लोगों को ऐसे रहता है कि यार ये बच्चा जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं इसका रिलीजन क्या है, ये बच्चा कैसा है, ये किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो कई कबार अडॉप्शन में ये चीजें दिक्कतें भी दे देती हैं कि यार ये चीजें भी लोग देखने लगते हैं, बट यूजुअली नहीं देखनी चाहिए। एक बच्चा है। एवरी ह्यूमन इज अ ह्यूमन बिफोर हैविंग एनी रिलीजन, एनी कल्चर, एनीथिंग। वन पर्सन इज अ ह्यूमन व्हेन ही और शी इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, सो दैट व्हाट मैटर्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। गिफ्ट पे क्वेश्चन आया। इन गिफ्ट इस प्रोसेस में बेटा हम ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, पर हम सीधा यूट्रस में क्यों नहीं करते? अगर हम यूट्रस में करेंगे मैम ट्रांसफर तो दिक्कत क्या होगी? मैंने पहले गलती से यूट्रस में किया था, फिर मैंने मिटाया। क्यों? क्योंकि बेटा यूट्रस में अगर आप कर दोगे डायरेक्टली तो यहां पे ये डीजेनरेशन होगा, क्योंकि बेटा वो जाइगोट वाइबल ही नहीं है, वो ब्लास्टोसिस्ट बना ही नहीं है, अभी वो वाइबल ही नहीं है। वो अगर यूट्रस में गया तो वो डीजेनरेट हो जाएगा, इसलिए फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। फिर बेटा 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट द बेसिक स्टेप्स फॉलोड इन ART। अगर हमें किसी बच्चा जो कपल है उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो ये बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले आप ART बताओगे, इसके अंदर इन विवो इन विट्रो बताओगे, उनके टाइप्स बताओगे। फिर बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी पूछा है मतलब जिफ्ट प्रोग्राम पूछा है, तो आप बताओगे गैमीट्स कलेक्ट किए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किए जाते हैं। फिर अगर लेस देन 8 सेल स्टेज होता है तो फेलोपियन ट्यूब में, मोर देन 8 सेल स्टेज होता है तो यूट्रस में। फिर बेटा यही पूरा आंसर लिखा हुआ है। 2023 में क्वेश्चन आया है इन सब का फुल फॉर्म बताओ और इनके बारे में बताओ। गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जो बेटा एक इन वीवो टेक्निक है जहां पे एक डोनर फीमेल अपना अंडा एक वाइफ को देती है किसी की, और वो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट किया जाता है। जिफ्ट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, अभी पढ़ा। IUI इज बेटा AI, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है स्पर्म। ठीक है। फिर बेटा 2019 में क्वेश्चन आया था कि इनका फुल फॉर्म बताओ। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, लैक्टेशन एमनोरिया। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक जिसमें हम दो चीज डिटेक्ट कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर। लैक्टेशन एमनोरिया, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम बेटा फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है 6 मंथ्स तक के लिए, विच इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जिफ्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। सो बेटा द चैप्टर इज फुल्ली एंड कंप्लीटली डन। हर चीज बेटा इस चैप्टर की कंप्लीट कराई है मैंने। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो एनसीईआरटी का कवर नहीं किया गया इस लेक्चर में। अब बस आप लोगों को ये लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी को खोलना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, अच्छे से रीडिंग लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड यू आर सॉर्टेड। हर चीज एकदम सॉर्ट हो जाएगी। बस इसको अच्छे से पढ़िए, अभी पढ़िए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट एवरीवन, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।